हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टेप। आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, आपको सभी को पता है कि अभी 25, 26 और 27 को जेबीटी का पेपर कंप्लीट हुए हैं। ठीक है, तो एक दिन में 3-3 शिफ्ट आपकी हुई है। आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, डे वाइज बेसिकली करेंगे। तो आज डे 1 यानी कि 25 को जो आपके जेबीटी का एग्जाम हुआ था तीनों शिफ्ट में, ठीक है, तो उन तीनों शिफ्ट में जो एसएसटी का पेपर आपका आया था वो क्वेश्चंस मैं आपके साथ यहां पर डिस्कस करूंगी। ठीक है, और आप सभी को पता है एसएसटी में आपके 25 ईच शिफ्ट में क्वेश्चंस यहां पर आए हैं। तो हम लोग यहां पर डे 1 यानी कि 25 को जो एग्जाम हुआ है शिफ्ट 1, 2 और 3 तीनों शिफ्ट के पेपर में आपके साथ डिस्कस करूंगी एसएसटी के, जिसमें हमारा हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स चारों ही सब्जेक्ट के यहाँ पर क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग शुरू कर लेते हैं। अच्छा, एक चीज और यहाँ पर मैं आपको शुरू में ही बता रही हूँ, एक चीज और देखने को मिलेगी। बहुत सारे स्टूडेंट बड़े परेशान हो रहे थे कि जो पेपर है वो सिलेबस से बाहर आया है, कई सारे क्वेश्चंस ऐसे आए हैं। आपको एक चीज यहाँ पे देखने को मिलेगी कि देखो सिलेबस अगर आप ध्यान से देखोगे ना, क्वेश्चंस मोस्टली ऐसा ही है कि आपके सिलेबस में से आए हैं, लेकिन वो बिल्कुल फैक्चुअल नहीं पूछा है, उन्होंने कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग इसी बात को यहाँ पे क्लियर करेंगे डिस्कस करते हुए। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पहला जो सवाल है यहाँ पर एसएसटी का वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एग्जाम्पलीफाई ऑन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एज पर ओनरशिप डिवीजन इन द इंडियन इकोनॉमी। यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था में स्वामित्व के आधार पर, ध्यान से समझना, भारतीय अर्थव्यवस्था में ओनरशिप के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा संगठित क्षेत्र का सर्वोत्तम उदाहरण यहां पर है, यह आपसे पूछा जा रहा है। स्थानीय बाजार में एक निजी आप पंजीकृत किराना दुकान, क्या ये है? तो जब कोई चीज रजिस्टर्ड नहीं है तो आप उसको ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात नहीं कर सकते। तो यहां पर क्या ये जो ऑप्शन हमारा है ए, क्या ये सही ऑप्शन है? देखो आपको पढ़ने से पता चल जाएगा यहाँ पे चीजों के बारे में। ठीक है, इसी के साथ स्मॉल, तो ये ऑप्शन आपका कट हो गया। स्मॉल इनफॉर्मल टॉयलेटिंग यूनिट विद नो लीगल रजिस्ट्रेशन, बिना कानूनी पंजीकरण वाली एक छोटी अनौपचारिक सिलाई इकाई, अनौपचारिक, इनफॉर्मल शब्द यहाँ पे आ गया है, तो इसकी वजह से बी ऑप्शन कट हो गया। सी है अ होम बेस्ड क्राफ्ट बिजनेस मैनेज्ड बाय अ फैमिली। ठीक है, एक फैमिली के द्वारा किया जा रहा है, कोई रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं किए जा रहे हैं, तो आप इसको ऑर्गेनाइज सेक्टर में काउंट नहीं कर सकते हो। इसी के साथ जो डी ऑप्शन है, गवर्नमेंट ओन्ड पब्लिक बैंक ऑपरेटिंग अंडर द फॉर्मल रेगुलरिटीज, यानी कि औपचारिक नियमों के अंतर्गत कार्य करने वाला सरकार के स्वामित्व वाला सार्वजनिक बैंक जो होता है ये ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंतर्गत आता है। अब ध्यान से समझो, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो है ये आपके सिलेबस का पार्ट है। ठीक है, कई बार आप ऐसा देखते हो कि देखो एक स्लेब, इसीलिए बोलते हैं सिलेबस को ध्यान से पढ़ना जरूरी होता है। तो आपका यहाँ पे जो आंसर है वो क्या है? डी, डी आंसर है। अब आप देखो, ऑर्गेनाइज सेक्टर कंसिस्ट ऑफ इंस्टीट्यूशन रजिस्टर्ड विद द गवर्नमेंट एंड ऑपरेटिंग अंडर द formal rules and regulations. Government bank follow official regulations, provide documented employment, maintain proper record, hence the government owned public bank is a part of organized sector. दूसरा क्वेश्चन हमारा यहां पर है, which adaptation is not usually found in plant growing in thorn and forest the dry region, यानी कि कटीले वन और शुष्क क्षेत्रों में उगने वाले पौधों में सामान्यतः कौन सा अनुकूलन नहीं पाया जाता है। ये ज्योग्राफी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन यहां पर है, तो आपको यहां पे बताना है, चार ऑप्शन आपके पास है कि कौन सा यहां पे ऐसा है जो इसमें नहीं पाया जाता है। तो अधिकतम प्रकाश संश्लेषण के लिए चौड़ी और बड़ी पत्तियां, ध्यान से समझो क्या बोला जा रहा है, कटीले वन और शुष्क क्षेत्रों में, यानी कि आप ऐसे समझो कि जहां पर एरिड और सेमी एरिड क्लाइमेट पाया जाता है, जलवायु पाई जाती है, क्या वहां पर चौड़ी पत्तियां होती हैं या कटीली पत्तियां होती हैं? और यहां पे तो बोल भी रहा है कटीले वन और शुष्क क्षेत्रों में कौन सी विशेषता है जो नहीं पाई जाती? तो ऑब्वियस सी बात है, चौड़ी विशेषता ही नहीं पाई जाती है। तो आंसर हमारा क्या रहने वाला है यहाँ पे? ए, पहला ही आंसर सही है यहाँ पे, क्योंकि गहरी जड़ और ये सब तो इसकी विशेषताएं हो जाती हैं। तो आंसर होगा हमारा ए। Plants in dry and thorn forest adopts the conserved water and they usually have the deep roots and thick bark, reduce the leaves or spine to reduce the transpiration, and the broad large leaf increase water loss, so they are not typically in such environment. इसी के साथ हम आगे देखेंगे, तीसरा हमारा क्वेश्चन है, which of the following statements best explain the importance of monsoon predictability of India?
ये क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के लिए मॉनसून की पूर्वानुमेयता के महत्व को सबसे अच्छे तरह से समझाता है। तो मॉनसून आपका हो गया, एडवेंट ऑफ मॉनसून, रिट्रीटिंग मॉनसून, ज्योग्राफी का जेबीटी में ये आपके सिलेबस का ही पार्ट है, ठीक है। वहीं से ये क्वेश्चन पूछा गया है मॉनसून से रिलेटेड। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहां पर आपका है कि कौन सा कथन भारत के लिए मॉनसून की पूर्वानुमेयता के महत्व को सबसे अच्छे ढंग से बताता है। एग्रीकल्चर डिपेंड्स मेनली ऑन मॉनसून रेनफॉल and monsoon control temperature only. Monsoon rain plays the important role in snowfall. Monsoon affect only temperature. तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कृषि मुख्यतः मॉनसूनी वर्षा पर निर्भर करती है। तो आंसर हमारा यहाँ पर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 3 का ए। देखो, इंडियाज एग्रीकल्चर लार्जली डिपेंड ऑन मॉनसून रेनफॉल। अ गुड मॉनसून एंश्योर sufficient water for crop irrigation and the reservoir. Unpredictable monsoon can lead to drought and floods, affect flood protection and the economy. इसी के साथ हम आगे देखेंगे हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, विच टाइप ऑफ प्लांट बाउंड्री, विच टाइप ऑफ प्लेट बाउंड्री, ठीक है, ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है ये आपका। विच टाइप ऑफ प्लेट बाउंड्री इज मोस्ट लाइकली टू फॉर्म अ न्यू लिथोस्फीयर, यानी कि जब भी आप देखो किस प्रकार की प्लेट सीमा ऐसी होती है जहां पर नया स्थल मंडल के निर्माण की पॉसिबिलिटी जो होती है वो सबसे ज्यादा होती है। अगेन ये ज्योग्राफी का आपका क्वेश्चन है, ठीक है, और ये भी सिलेबस का ही पार्ट है, बिल्कुल भी सिलेबस से बाहर क्वेश्चन आपका नहीं है। तो बताओ, निष्क्रिय मार्जिन नहीं, कन्वर्जेंट बाउंड्री यानी अभिसारी सीमा, तो ऐसा होता है तो लिथोस्फीयर तो नहीं बनता है यहां पर, ये भी नहीं है। ट्रांसफॉर्म फॉल्ट नहीं, एंड डाइवर्जेंट बाउंड्री, अब सारी जब दो प्लेट एक दूसरे के दूर जाती हैं तो यहां पर क्या बनता है, नया स्थलमंडल बनता है। तो आंसर हमारा क्या आएगा, डी। डी आंसर यहां पर है। आप देखो, एट डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, और डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री कौन सी होती है, जिसमें दो प्लेट एक दूसरे से विपरीत दिशा में जाती हैं, अलग अलग डायरेक्शंस में जाते हैं। टेक्टोनिक प्लेट मूव अवे फ्रॉम ईच अदर एंड मैग्मा राइज फ्रॉम द बीनीथ अर्थ सरफेस एंड सॉलिडिफाई टू फॉर्म अ न्यू क्रेस्ट creating new lithosphere. This process commonly occur at the mid oceanic ridge. इसी के साथ हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो है, which region played a leading to role in the unification of Italy during the mid 19th century? ध्यान से समझो, ये आपका यूरोपियन हिस्ट्री का क्वेश्चन है, जो वर्ल्ड हिस्ट्री में यूरोपियन हिस्ट्री है वहां से सवाल आया है, और यूनिफिकेशन ऑफ इटली वाले टॉपिक से ये क्वेश्चन आया। डायरेक्टली टॉपिक का नाम भी मेंशन यहां पर है, ठीक है। यूनिफिकेशन ऑफ इटली से आपका ये सवाल जो है वो पूछा जा रहा है। 19वीं शताब्दी के मध्य में इटली के एकीकरण में किस क्षेत्र ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो यहां देखो, सार्डिनिया, पिडमेंट, किंगडम ऑफ द टू सेलिस एंड द पेपल स्टेट्स, या फिर यहां पर लैम्बॉर्डी। ये आपको मैंने क्लास में ही ये बताया हुआ है, यूनिफिकेशन ऑफ इटली, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, ये पूरा अच्छे से आपको कराया था। और सेम चीज आपको मैंने कराई है यहां पर कि जब यूनिफिकेशन ऑफ इटली की बात थी तो सार्डिनिया, पिडमेंट की बात यहां पर थी, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारा आंसर क्या है यहां पर, तो जो आंसर है वो है ए। इसी के साथ आप आगे देखो, सार्डिनिया, पिडमोंट लीड द मूवमेंट फॉर इटली यूनिफिकेशन, इटली के एकीकरण के लिए under the leadership of Count Cover and the King Victor Emmanuel II, organized, diplomaticalized and the military campaigns that eventually unified the most Italy by 1861. इसी के साथ हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, which of the following subject is found in the concurrent list of the Indian Constitution? ये पॉलिटी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये लिस्ट से रिलेटेड है, जो आपकी यूनियन लिस्ट हो गए, स्टेट लिस्ट हो गए, कंकरेंट लिस्ट हो गए, ऑब्वियस सी बात है सिलेबस का ही पार्ट है ये, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में आता है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 6। आप बताओ, एजुकेशन, डिफेंस, पुलिस और एग्रीकल्चर, इनमें से कौन सा ऐसा है जो आपका यहां पे आता है, किसमें, कंकरेंट लिस्ट में? आप फिर से देखिए, एजुकेशन, डिफेंस, पुलिस और एग्रीकल्चर की बात यहां पर होती है, तो कौन सा आ रहा है, एजुकेशन, ठीक है। कंकरेंट लिस्ट में आपका आ रहा है एजुकेशन। देखें, एजुकेशन इंक्लूड कंकरेंट लिस्ट, मीनिंग बोथ सेंट्रल और स्टेट यहां पर कानून बना सकते हैं, कैन मेक लॉज ऑन इट। एंड डिफेंस यूनियन लिस्ट का पार्ट है, ऑब्वियस सी बात है। पुलिस, एग्रीकल्चर जो है ये आपके स्टेट लिस्ट का पार्ट है। तो अभी आपको पता है आगे भी नोटिफिकेशन आ चुका है आपका, है ना, कल ही आया है नोटिफिकेशन। तो आपको ये बहुत हेल्प करेंगे, जो क्वेश्चंस हम लोग क्लास में डिस्कस कर रहे हैं, ध्यान से समझने वाली बात है, पेपर को देखने वाली बात है यहाँ पे। इसी के साथ आगे देखेंगे, अगला सवाल हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है,
Who among the following was appointed पेशवा प्राइम मिनिस्टर बाय शाहू इन 1713? देखो ये आपका मिडाइवल हिस्ट्री का क्वेश्चन है, और मिडाइवल हिस्ट्री में भी कहां से, राइज ऑफ मराठा एम्पायर, राइज ऑफ मराठा एम्पायर, और मैंने क्लास में ही कराया हुआ है आपको, ये क्वेश्चन भी कराया है यहाँ पे, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे 1713 में शाहू के द्वारा पेशवा या प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था? क्लास में मैंने बिल्कुल डिटेल में आपको कराया है क्वेश्चंस, और मैं बार बार बोल भी रही थी कि सवाल आपसे ऐसे ही पूछे जाएंगे यहाँ पे। सो बालाजी विश्वनाथ एंड संभाजी, ताराबाई और द बाजीराव। अब बताओ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 आपका कौन सा यहाँ सही है? तो बालाजी विश्वनाथ जो है, इनको शाहू जी ने 1713 में पेशवा बनाया था, और ये पहले ऐसे पेशवा थे, मैंने क्लास में बताया होगा, जो क्लासरूम स्टूडेंट इसको देख रहे हैं उनको पता चलेगा कि पहला वंशानुगत पेशवा का पद भी यहीं से शुरू हुआ था। कैसा वंशानुगत, यानी इसके बाद उनका बेटा ही यहाँ पे आगे आगे ऐसे होता था, ठीक है। Balaji Vishwanath appointed Peshwa by Chhatrapati Shahu in 1713 and he strengthened the Maratha administration and laid foundation for the rise of Peshwa dynasty in the Maratha Empire. इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। तो जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो है, इन द मॉडर्न इकोनॉमी एंड हाउ डू डिमांड डिपॉजिट्स इन बैंक फंक्शन एज मनी? आधुनिक अर्थव्यवस्था में बैंकों में मांग जमा किस प्रकार मुद्रा के रूप में कार्य करती है? डिमांड डिपॉजिट्स किस तरीके से काम करती है, ये पूछा जा रहा है। दे रिप्रेजेंट फिजिकल करेंसी स्टोर्ड इन द बैंक वॉल्ट। क्या यहां पर ये बैंक वॉल्ट में संग्रहित भौतिक मुद्रा का प्रतिनिधित्व करती है? नहीं, भौतिक मुद्रा का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। दे आर टाइप ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स इश्यूड बाय पब्लिक। क्या ऐसा है? तो नहीं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स नहीं होते हैं। दे आर फॉर्म ऑफ कमोडिटी मनी मेनली यूज्ड इन द इंटरनेशनल ट्रेड। नो, ऐसा भी नहीं होता है। अगेन ये क्वेश्चन इकोनॉमी वाला जो आपका पार्ट है इकोनॉमिक्स वाला, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल ज्यादा है, तो थोड़ा ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है यहाँ पे। इसी के साथ दे ऑल इंडिविजुअल्स टू सेटल पेमेंट्स विदाउट यूजिंग फिजिकल कैश एक्टिंग एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। यानी कि ये जो आधुनिक अर्थव्यवस्था में बैंक में जो डिमांड डिपॉजिट्स या मांग जमा जो होती है, ये किस तरीके से काम करती है? व्यक्तियों को भौतिक नकदी के बिना भुगतान करने की सुविधा देती है और विनिमय के माध्यम के रूप में काम करती है। तो आंसर आपका क्या आने वाला है यहाँ पे? डी। अब देखो, डिमांड डिपॉजिट्स अलाउ पीपल टू मेक पेमेंट्स थ्रू चेक, डिजिटल ट्रांसफर, अब आपको यहां पे ध्यान से समझ में आएगा, और कार्ड्स विदाउट यूजिंग फिजिकल कैश, मतलब आप कैश नहीं दे रहे हो किसी को, ठीक है, कार्ड से पेमेंट कर दे रहे हो, चेक से पेमेंट कर दे रहे हो। कैन बी इजीली यूज द ट्रांजेक्शंस एंड दे फंक्शन एज मनी एज द सर्व एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज इन द मॉडर्न इकोनॉमी। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है, which event helped led foundation for joint political actions by Hindus Muslim before the खिलाफत मूवमेंट। ये आपका मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है, और ये मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन कब से? खिलाफत मूवमेंट, यानी कि ये जब असहयोग आंदोलन चला था उसके थोड़े से पहले की बात है यहाँ पर, ठीक है। तो हमने बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ा था, खिलाफत मूवमेंट पढ़ा, असहयोग आंदोलन कैसे दोनों एक हो गए थे। अब देखो यहाँ पर, खिलाफत आंदोलन से पहले हिंदू और मुसलमानों के द्वारा संयुक्त राजनीतिक कार्रवाई के लिए आधार तैयार करने में किस प्रकार या किस घटना ने सहायता करी थी? खिलाफत आंदोलन से पहले हिंदू मुस्लिमों के द्वारा संयुक्त राजनीतिक कार्रवाई के लिए आधार तैयार किस घटना ने किया था? ऐसा क्या हो गया था जब यहां पर ये दोनों एक हो गए थे? क्वेश्चन नंबर 9 यहां पर देखना है। तो देखो, क्या नॉन कॉपरेशन मूवमेंट या लखनऊ पैक्ट, बॉयकॉट ऑफ द साइमन कमीशन एंड जलियांवाला बाग मास्कर। तो अगर आपको इन इवेंट्स के डेट्स के बारे में यहां पे पता है कि कौन सी चीज पहले हुई थी, तो देखो, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब हुआ? तो ये तो 1920 में चला था, एंड लखनऊ पैक्ट की बात है 1916। साइमन कमीशन तो भारत आया बना था 1927 में, और ये इंडिया पहुंचा था 1928 में। तो दोनों ही वर्ष आपको यहाँ पे याद रखने हैं। एंड जलियांवाला बाग तो 1919 की बात है। तो देखो, इन सब चीजों से पहले 1916 में आपको पता है कि जो मुस्लिम लीग थी उसने भी समर्थन यहाँ पे किया था। कब? जब कांग्रेस का विभाजन 1907 में हुआ, फिर दोनों 1916 में एक हुए, होम रूल आंदोलन चले थे। तो ये घटना जो थी इसने दोनों को साथ लाने में मदद करी थी। तो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी। बी आंसर हमारा है, ठीक है। अब आगे देखो आप,
Lucknow Pact 1916 was agreement between Indian National Congress and the Muslim League. It marked the first major cooperation between the two organizations and created a basis for joint political action against the British rule. इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10. अब क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो कह रहा है विच पार्ट कंटेन्स द गाइडिंग वैल्यू ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. भारतीय संविधान के मार्गदर्शक मूल्यों को कौन सा भाग प्रस्तुत करता है. पॉलिटी का आपका क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 10 यहां पे कह रहा है कि भारतीय संविधान के मार्गदर्शक मूल्यों को कौन सा भाग प्रस्तुत करता है. प्रस्तावना, फंडामेंटल राइट, शेड्यूल्ड और डीपीएसपी. तो ऑब्वियसली बात है प्रस्तावना करती है. आंसर हमारा क्या है? ए आंसर यहां पे है. अब आगे देखें. Preamble contains guiding philosophy and cover values of constitution such as justice, liberty, equality, fraternity and reflects the idea and objectives that constitution aims to achieve. इसी के साथ हमारा जो नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 11. Which option best describe the nature of DPSP? ठीक है, तो पॉलिटी का ही क्वेश्चन है. निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की प्रकृति को सर्वोत्तम रूप से स्पष्ट करता है. आपको ये यहां पर देखना है क्वेश्चन नंबर 11. तो देखें, राज्य के लिए वैकल्पिक नहीं, नॉट एनफोर्सेबल बाय कोर्ट बट फंडामेंटल इन गवर्नेंस, यानी कि कोर्ट के द्वारा तो लागू नहीं किया जा सकता इसको जबरदस्ती, अगर कोई स्टेट मान लो नहीं फॉलो कर रहा है तो, लेकिन शासन में मौलिक है, होना चाहिए. तो आंसर क्या है? बी आंसर आप पर यहां पे हो जाएगा. Directive principle, non-justiciable, meaning court cannot force them, right? Enforce them, and they are the fundamental guidance for the government to create policies aimed to establish social and the economic justice. इसी के साथ आप आगे देखो. क्वेश्चन नंबर 12 है विच ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब हाउ एक्सेसिव इरिगेशन कैन लीड टू द लैंड डिग्रेडेशन. ये भी आपके सिलेबस का ही पार्ट है और ये ज्योग्राफी का आपका क्वेश्चन है. यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है कि अत्यधिक सिंचाई से भूमि का निम्नीकरण कैसे हो सकता है. ठीक है, यहां पर एक्सेसिव इरिगेशन से लैंड डिग्रेडेशन कैसे होता है उसकी बात हो रही है. और अगेन ये लैंड डिग्रेडेशन आपके सिलेबस का पार्ट है, इरिगेशन भी आपके सिलेबस का पार्ट है. तो देखें यहाँ पे फसल विविधीकरण को बढ़ाता है या ये पोषक तत्वों की निस्सारण करके मृदा की उर्वरता को कम करता है, मतलब कि जो इट रिमूव न्यूट्रिएंट्स एंड रिड्यूस द सोशल सॉइल फर्टिलिटी, ऐसा करता है क्या. एंड इट लीड्स टू वाटर लॉगिंग एंड इंक्रीज द सॉइल सैलिनिटी, साथ ही साथ इट इंक्रीज सॉइल एरिएशन. तो क्वेश्चन नंबर 12 यहां पर कौन सा ऑप्शन हमारा सही है. देखो, विविधीकरण को तो नहीं बढ़ाएगा, न्यूट्रिएंट्स को रिमूव नहीं करता है, इट लीड्स टू वाटर लॉगिंग, ज्यादा सिंचाई करोगे तो पानी तो भर जाएगा, ये बात सही है. और जब पानी बढ़ेगा तो क्या होगा, मिट्टी की लवणता जो होगी वो बढ़ जाएगी यहाँ पे. तो हमारा ऑप्शन सी सही है. ठीक है, excessive irrigation can cause water logging which rise the water level and this brings dissolved salt to surface increasing soil salinity which damaged crop and degrade quality. इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 13 हमारा यहाँ पर है. तो 13 कह रहा है विच मेजर इंडियन पॉलिटिकल पार्टी रिजेक्ट्स द वेवेल प्लान ड्यूरिंग द शिमला कॉन्फ्रेंस. अगेन मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है और मॉडर्न हिस्ट्री में कौन से टॉपिक से, वेवेल प्लान. वेवेल प्लान अलग से आपके सिलेबस में लिखा हुआ है, मेंशन है वहां पे अगर आप देखोगे तो. ठीक है, तो वेवेल प्लान से रिलेटेड ये क्वेश्चन है. शिमला कॉन्फ्रेंस भी वहां पे लिखा हुआ है सिलेबस में आपके, उसी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है. तो शिमला कॉन्फ्रेंस के दौरान किस प्रमुख भारतीय राजनीतिक दल ने वेवेल प्लान को अस्वीकार कर दिया था, ये बात यहां पर पूछी जा रही है. क्या हिंदू महासभा ने? तो हिंदू महासभा ने तो अपना लिया था. मुस्लिम लीग ने इसको अस्वीकार कर दिया था. तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या आने वाला है? बी ऑप्शन है. ड्यूरिंग शिमला कॉन्फ्रेंस द मुस्लिम लीग रिजेक्टेड द वेवेल प्लान बिकॉज इट इंसिस्टेड दैट ओनली लीग हैड द राइट टू नॉमिनेट मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव इन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल. इसीलिए मुस्लिम लीग ने इस बात को खारिज कर दिया था कि नहीं, हम आपकी बात यहाँ पे नहीं मानेंगे. इसी के साथ हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेदर फिनोमेना इज कॉमनली एसोसिएटेड विद हॉट सीजन वेदर एंड नॉर्दर्न इंडिया. अगेन ज्योग्राफी का आपका क्वेश्चन है. निम्नलिखित में से कौन सी मौसम संबंधी घटना उत्तर भारत के गर्मी के मौसम से सामान्यतः जुड़ी हुई है. तो कौन सी घटना ऐसी है जो उत्तर भारत में गर्मियों में होती है, ये आपको बताना है. बताइए कमेंट सेक्शन में. लू है, ट्रेड विंड्स है, साइक्लोनिक स्टॉर्म्स है, वेस्टर्लीज है. क्वेश्चन नंबर 14 हमारा, तो आपको पता है जैसे अभी गर्मी आने वाली है, उत्तर भारत में गर्मियों में गर्म हवा चलती है जिसको हम लू के नाम से जानते हैं. ठीक है, तो ऑप्शन क्या है यहाँ पे? ए. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. देखो कितने
सवाल आसान है ऐसा नहीं है, कुछ कुछ सवाल टफ है, क्योंकि पेपर जब होता है तो तीनों लेवल बनाए जाते हैं, इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट, क्योंकि बिल्कुल आसान भी नहीं बना सकते, बिल्कुल टफ भी नहीं बना सकते, बिल्कुल मॉडरेट भी नहीं बना सकते, क्योंकि यही एक स्ट्रेटेजी होती है पेपर बनाने की, ठीक है। अब देखो, लू स्ट्रॉन्ग होते हैं, हॉट होते हैं, ड्राई विंड्स हैं दैट ब्लो ओवर द नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग समर मंथ स्पेशली इन मे एंड जून एंड ऑफन कॉज द हीट वेव्स एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। अगेन ज्योग्राफी का क्वेश्चन आपका है, रिवर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन है। सवाल क्या पूछ रहा है, इनमें से कौन सी नदी ऐसी है जो प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। तो पहली सबसे बड़ी कौन सी है, गोदावरी। गोदावरी कहां पर है, यहां पर, तो इसको हटा दो आप। अब दूसरी देखो कौन सी है, पेनिनसुलर में दूसरी सबसे बड़ी नदी यहां पर कौन सी है, कृष्णा बचती है, कावेरी और महानदी बचती है। तो बताएं यहां पे कौन सी है, कृष्णा, ठीक है। आंसर हमारा क्या होगा, कृष्णा, ये आंसर हमारा है यहां पे। Godavari river is the longest river in peninsular India, while the Krishna river is the longest, second longest. It flows through Maharashtra, Karnataka, Telangana, Andhra Pradesh before draining into Bay of Bengal. मैंने बहुत बार जब YouTube सेशंस भी लिए हैं ना आप लोगों के, वहां पर भी प्रॉपर मैप बना के आपको दिखा कि कहां से निकल रही है, कहां जाके वाटर डिस्चार्ज कर रही है, कौन सी सबसे बड़ी है, सारी सीक्वेंस क्या हो सकता है, नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ, सब कुछ बताया हुआ है आपको। जो रेगुलर स्टूडेंट हैं, चाहे वो यूट्यूब वाले स्टूडेंट्स हों या वो क्लासरूम स्टूडेंट्स हों, उनको ये अच्छे से पता है, ठीक है, कि कितना इन चीजों को आपको बताया गया है, राइट। आगे देख लेते हैं इसी के साथ हम लोग। हमारा अगला सवाल है, when two countries agree to eliminate tariff and quota on each other's product, what is the expected effect on their foreign trade relationship। यानी कि when two countries agree to eliminate tariff or the quota on each other's product, what is expected effect of their trade रिलेशनशिप, क्या असर पड़ता है उनके व्यापारिक संबंधों पे। जब दो देश एक दूसरे के उत्पादों पर टैरिफ कोटा समाप्त करने पर सहमत हो जाते हैं, तो जो उनका विदेशी व्यापार संबंध है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 16 यहां पर ये कह रहा है, उपभोक्ता उत्पाद विकल्प में कमी आ जाती है, नहीं। क्या तस्करी गतिविधि में वृद्धि होती है, नहीं। डिक्रीज कोऑपरेशन बिटवीन टू कंट्रीज, ऐसा नहीं होता है। व्यापारिक वस्तुओं की मात्रा में वृद्धि हो जाती है, टैरिफ अगर हट जाएगा तो ट्रेड ज्यादा होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, एन इंक्रीज ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड गुड्स, ये यहां पर असर होता है। तो आंसर हमारा क्या है, डी। रिमूविंग टैरिफ कोटा रिड्यूस ट्रेड बैरियर्स, क्योंकि ट्रेड बैरियर हट जाते हैं जिनकी वजह से अब सोचना नहीं पड़ेगा। टैरिफ अगर हट गए तो सोचना नहीं पड़ेगा, आराम से ट्रेड कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। आप ऐसे मानो कोई शर्त लगाई आपके ऊपर, अगर कोई शर्त जो थी वो हटा दी तो फिर आप आराम से फ्री होकर अपनी चीजों को कर सकते हो, ठीक है। उस तरीके से होता है। दिस एनकरेज इजियर मूवमेंट्स ऑफ द गुड्स बिटवीन कंट्रीज एंड यूजुअली इंक्रीज्ड इंपोर्ट एक्सपोर्ट, देयरबाय इंक्रीजिंग द टोटल वॉल्यूम ऑफ ट्रेड। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर विच फार्मिंग टाइप इज प्रीडोमिनेटली फाउंड इन द डेंसली पॉपुलेटेड रिवर वैली। देखो ये कहां से, फार्मिंग सिस्टम से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है ज्योग्राफी का, यानी भारतीय कृषि के संदर्भ में घनी आबादी वाले नदी घाटियों में मुख्यतः कौन सी कृषि पाई जाती है। भारतीय कृषि के संबंध में घनी आबादी वाले नदी घाटियों की बात हो रही है कि कौन सी यहां पर ये पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 17, शुष्क भूमि कृषि, बिल्कुल भी नहीं। इंटेंसिव सब्सटेंस, जहां पर बहुत बढ़िया तरीके से खेती होती है, क्योंकि नदियां हैं तो पानी मिल जाएगा, नदियां हैं तो मिट्टी अच्छी होगी, वहां की उपजाऊ मिट्टी होगी तो खेती बाड़ी अच्छी होगी, है ना। तो ये चीज मैंने अगेन मैं कहूंगी क्लास में भी पढ़ाया है, यूट्यूब सेशंस लिए, वहां पर भी बार बार अच्छे से कॉन्सेप्ट आपके क्लियर कराए थे, ठीक है। तो आंसर आपका बी है यहां पे। डेंसली पॉपुलेटेड रिवर वैली हैव फर्टाइल सॉइल, अबेंडेंट वाटर एंड द फार्मर ग्रो क्रॉप इंटेंसिवली ऑन स्मॉल लैंड होल्डिंग्स टू मीट देयर रिक्वायरमेंट्स, फूड रिक्वायरमेंट्स एंड द लोकल पॉपुलेशन। इसलिए हमारा जो आंसर है वो है यहाँ पे बी। अब आगे देखो क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, तो विच प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंश्योर दैट पॉलिटिकल पार्टी कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट सोलिली ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान यह सुनिश्चित करता है कि राजनीतिक दल केवल लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। 19, 15, 25 और 23। तो अनुच्छेद 15 की में क्या होता है कि लिंग के आधार पर, यानी जेंडर बेस्ड, रिलीजन बेस्ड, रेस बेस्ड, बर्थ प्लेस के आधार पे आप किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, स्टेट नहीं कर सकता है। तो आंसर बी है हमारा। इतना सिंपल क्वेश्चन है, देखो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है बिल्कुल। आर्टिकल 15 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स, रोकता है डिस्क्रिमिनेशन को, भेदभाव को, बाय द स्टेट्स
ग्राउंड ऑन कौन कौन से, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ. इट प्रमोट्स द इक्वालिटी, प्रिवेंट्स डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन जेंडर. ठीक है, इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19. तो सपोज एन इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी पार्टनर्स विद सप्लाईज फ्रॉम द साउथ कोरिया and assembles product domestically before distributing them globally. What impact would such integrated production likely have on the India's economy? तो ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस ऐसे ही होते हैं. तो देख लेते हैं इसको क्या कह रहा है. मान लीजिए कि एक भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स अपनी दक्षिण कोरिया के आपूर्तिकर्ताओं के साथ, यानी जिनको सप्लाई कर रहा है, साझेदारी करता है और उत्पादों को वैश्विक स्तर पर ग्लोबली डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले, वितरित करने से पहले भारत में असेंबल करता है. इस प्रकार के परस्पर उत्पादन का भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह बात यहां पर की जा रही है क्वेश्चन नंबर 19 में. तो क्या यह मुख्यतः बिना महत्वपूर्ण आर्थिक लाभ के कम कौशल वाली नौकरियां पैदा कर सकता है? नहीं, बात टेक्नोलॉजी की हो रही है, ऐसा नहीं हो सकता. इट एनेबल इंडियन फर्म टू इंटीग्रेट इनटू ग्लोबल सप्लाई चेन, प्रमोट कंपटीशन एंड द टेक्नोलॉजी ट्रांसफर. यस, आंसर हमारा क्या होगा? बी आंसर होगा. Participation in global production network allow firm to access advanced technology, improve efficiency, integrate into global supply chain, and this promote export, competition and technological development. ठीक है, अगला सवाल, how is the ओल्ड स्टोन और पैलियोलिथिक एज इन इंडिया डिवाइड. अब आप देखो यहां पे, ये आपका एंशिएंट हिस्ट्री का क्वेश्चन है और ये एंशिएंट हिस्ट्री से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है. मैंने क्लास में कराए, यूट्यूब सेशंस भी लिए हैं. देखो, भारत में पुरापाषाण ओल्ड स्टोन एज को किस प्रकार विभाजित किया जाता है? पत्थर के औजार आधार पर, यानी पत्थर के जो टूल बने, औजार बने, उनके आधार पर, या तो बाय एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, बाय डिफरेंट स्क्रिप्ट यूज्ड, या तो अकॉर्डिंग टू एनिमल फॉसिल्स. तो किसके आधार पर इसको डिवाइड किया गया है, यहां पर यह पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 20 में. ऑब्वियसली बात है, जब आप ओल्ड स्टोन एज को पढ़ते हैं और जब आपने पैलियोलिथिक पढ़ा, मीजोलिथिक पढ़ा, न्यूलिथिक पढ़ा, तो हम ज्यादातर वहां पे क्या देख रहे थे कि कौन से युग में किस तरीके के पत्थर के औजार बनना शुरू हो गए थे, कहां पर बड़े थे, कहां शार्प हुए, फिर कहां छोटे पत्थर होना शुरू हो गए. तो आंसर हमारा क्या होगा? ए. और 3 आधारों पर बांटा गया, पैलियोलिथिक पुरापाषाण, मीजोलिथिक मध्यपाषाण और न्यूलिथिक नवपाषाण. ठीक है, देखें यहां पे, पैलियोलिथिक एज इन इंडिया डिवाइड्स इनटू लोअर, मिडिल और अपर एंड मेनली ऑन टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्टोन. और फिर जो पैलियोलिथिक है उसको भी हमने प्रारंभिक, मध्य पुरापाषाण और आपका लेटर पुरापाषाण काल, फिर पैलियोलिथिक को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ा था. अब आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है. इन इंडिया द कॉलेजियम सिस्टम इज मेनली एसोसिएटेड विद विच प्रोसेस. भारत में कॉलेजियम प्रणाली मुख्य रूप से किस प्रक्रिया से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 21 यहां पर ये पूछ रहा है. तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में. संविधान के संशोधन से नहीं. उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति, यानी अपॉइंटमेंट्स ऑफ जजेस इन द हायर जुडिशरी. बात उच्च न्यायालय की नहीं है, चाहे हाई कोर्ट की बात हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट की बात हो, दोनों ही जगह की बात ये हो रही है. तो आंसर हमारा क्या है यहां पे? बी. देखो, Collegium system refers to process where senior judge of the Supreme Court recommended appointments and transfer of judges in the Supreme Court and the High Court. इसके साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, if the Supreme Court finds that law passed by Indian Parliament violates the basic structure of Constitution, what action can it take? यानी कि यदि सर्वोच्च न्यायालय ये पाता है कि भारतीय संसद के द्वारा पारित कोई भी कानून संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन कर सकता है, तो वो कौन सी कार्रवाई यहां पर करेगा? अगर ऐसा कुछ पाया जाता है तो कानून को संशोधन के लिए वापस भेजेगा? नहीं. मामले को जनमत संग्रह के लिए प्रस्तुत करेगा? नो. रिक्वेस्ट द प्रेसिडेंट टू रिव्यू द लॉ? ऐसा भी नहीं है. कानून को असंवैधानिक घोषित कर देगा? तो आंसर क्या होगा? डी आंसर हमारा यहां पे होगा. देखो आप, अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू and basis of structure, Supreme Court can declare a law unconstitutional if violates the fundamental structure of the Constitution. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग अ लोकसभा इलेक्शन व्हाट एक्शन कैन इलेक्शन कमीशन टेक इफ इट फाइंड्स द एविडेंस ऑफ वाइड स्प्रेड बूथ कैप्चरिंग अ कॉन्स्टिट्यूएंसी. यानी कि लोकसभा चुनाव के दौरान यदि निर्वाचन आयोग को किसी निर्वाचन क्षेत्र में व्यापक बूथ कब्जे का प्रमाण मिलता है, तो अब यहां पर क्या कार्रवाई हो सकती है? इलेक्शन कमीशन क्या कार्रवाई करेगा, इसके बारे में पूछा जा रहा है. ऑर्डर अ रीपोल इन द अफेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंसी. क्या प्रभावित निर्वाचन क्षेत्र में मतदान का आदेश दोबारा दिया जाएगा? यस, आंसर यही होगा, दोबारा से कराया जाएगा, उसको नहीं माना जाएगा. अब आगे देखो, इलेक्शन कमीशन हैज अथॉरिटी टू ऑर्डर द रीपोल इफ
माल प्रैक्टिसेस सच एज बूथ कैप्चरिंग और द लार्ज स्केल रेगुलरिटीज अफेक्ट द फेयरनेस ऑफ वोटिंग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हेन कंपेयरिंग द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ two countries, when comparing the economic development of two countries, why it important to consider the non-income indicators such as the literacy rate and life expectancy along with income। यानी कि दो देशों के आर्थिक विकास की तुलना करते समय आय के साथ साथ साक्षरता दर और जीवन प्रत्याशा के जैसे गैर आय संकेतकों पर विचार करना क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा रहा है। बिकॉज लिटरेसी रेट अलॉन डिटरमाइन द डेवलपमेंट, यानी कि केवल साक्षरता दर विकास को निर्धारित कर सकती है, बिल्कुल भी नहीं कर सकती साक्षरता दर निर्धारित। बिकॉज इनकम अलोन डज नॉट कैप्चर द हैप्पीनेस और द क्वालिटी ऑफ लाइफ। यस, क्योंकि केवल आय से खुशी और जीवन की गुणवत्ता का पूरा आकलन नहीं हो पाएगा, केवल एक फैक्टर से, एक इंडिकेटर से नहीं हो पाएगा। तो आंसर क्या है हमारा बी। देखें आप, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज नॉट मेजर्ड बाय income alone, indicators such as the literacy rate, health, life expectancy, quality of life provides a broader and the more accurate and picture of the human development। अच्छा, ये हमारे फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन थे। अब हमारा 25 को सेम डे जो सेकंड शिफ्ट थी उसको डिस्कस करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर हम शुरू कर लेते हैं सेकंड शिफ्ट 25 फेब को जो एग्जाम हुआ था उसके क्वेश्चंस को। तो देखें फर्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या है, विच क्लाइमेटिक फीचर distinguished tropical deciduous forest from tropical evergreen forest most significantly। निम्नलिखित में से कौन सी जलवायु विशेषता उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों को उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों से सबसे महत्वपूर्ण रूप से अलग करती है, कौन सी यहाँ पर ऐसी है। तो लवणीय मृदा, लवणीय मृदा तो नहीं होती है यहाँ पे, हायर एल्टीट्यूड नहीं, ड्राई सीजन फ्रॉम द सेवरल मंथ, यानी कई महीनों तक शुष्क ऋतु। तो क्या ये बात सही है कि कई महीनों तक यहाँ पर शुष्क ऋतु जो होती है वो अलग करती है? यस, बिल्कुल सही आंसर है सी। ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट एक्सपीरियंस डिस्टिंग्विश्ड ड्राई सीजन ड्यूरिंग विच ट्री शेड देयर लीफ। जब कुछ पेड़ ऐसे होते हैं अपनी पत्तियां गिरा देते हैं टू कंजर्व वाटर, क्यों? क्योंकि पानी की बचत करनी होती है। इन कॉन्ट्रास्ट ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट रिसीव हैवी रेनफॉल। जो विषुवतीय वर्षा वन होते हैं जहां बारिश बहुत ज्यादा होती है तो वहां पे तो हमेशा बारिश होती है थ्रू आउट द ईयर एंड देयरफॉर रिमेन्स ग्रीन ऑल ईयर। तो वो क्या होता है, पूरे वर्ष हरे भरे बने रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर द एंटी डिफेक्शन लॉ हु हैज अथॉरिटी टू डिसाइड ऑन डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। दल बदल विरोधी कानून के तहत संसद सदस्य की अयोग्यता पर निर्णय लेने का अधिकार किसके पास होता है? कौन लेता है कि कोई सांसद जो है वो अयोग्य हो गया है घोषित? तो प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा यहां पर है। तो देखो, लोकसभा के अध्यक्ष या राज्यसभा, अगर लोकसभा की बात है तो लोकसभा स्पीकर, राज्यसभा की बात है तो राज्यसभा के चेयरमैन। तो आंसर हमारा क्या होगा यहाँ पे? आंसर होगा सी। अब आगे देखें, अंडर द 10th शेड्यूल, और ये 10वीं शेड्यूल में हमारे में है, एंटी डिफेक्शन लॉ ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड चेयरमैन ऑफ राज्यसभा डिसाइड द केस रिलेटेड टू डिसक्वालिफिकेशन ऑफ डिफेक्शन, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की अयोग्यता से संबंधित जो क्वेश्चन होता है उसको सॉल्व करने का जो राइट है लोकसभा में लोकसभा स्पीकर के पास है और राज्यसभा में राज्यसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उनके पास होता है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कंट्री वांट्स टू अडॉप्ट अ मॉडर्न मॉनेटरी सिस्टम वेयर cross border transaction are fast and central control is minimum, which system should it consider। यानी कि एक देश आधुनिक मुद्रा प्रणाली अपनाना चाहता है जिसमें सीमा पार लेन देन तेज हो जाए, केंद्रीय नियंत्रण न्यूनतम हो, उसे किस प्रणाली पर विचार करना चाहिए? तो इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जिस पर विचार करना चाहिए अगर ये चीज हमें करनी है? देखो, बड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, ये बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ये, ठीक है। जेबीटी का एग्जाम टीचर बनने के लिए है तो हमको, और ये बहुत टफ नहीं है, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग के ऊपर सवाल है। हमको इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए, चाहे वो मनी से रिलेटेड है, ट्रांजेक्शन से रिलेटेड है, करेंसी से रिलेटेड है, ज्योग्राफी से रिलेटेड है, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे क्या कह रहा है, क्रिप्टो करेंसी, कॉमोडिटीज एंड द फेट, कागजी मुद्रा। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर आ रही है क्रिप्टो करेंसी, आंसर हमारा होगा ए, और बहुत चर्चा में भी रहता है। क्रिप्टो करेंसी ऑपरेट्स on decentralized blockchain technology, it allow fast digital transaction across border without heavy central authority control। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, हाउ हैज मार्केट इंटीग्रेशन अंडर ग्लोबलाइजेशन स्पेसिफिकली इंपैक्टेड ऑन इंडियन इकोनॉमीज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। यानी वैश्विक
करण के तहत बाजार एकीकरण ने विशेष रूप से भारत के विनिर्माण क्षेत्र को कैसे प्रभावित किया था? क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे, और अगेन इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इट हैज एलिमिनेटेड टू रोल ऑफ एक्सपोर्ट इन इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ। क्या ये बात सही है? नहीं, ये बात सही नहीं है। एंड सेकंड है, इट हैज एक्सपोज्ड इंडियन मैन्युफैक्चरर्स टू ग्लोबल कंपटीशन एंड एक्सेस टू इंटरनेशनल सप्लाई चेन। बिल्कुल सही है, भारतीय निर्माताओं को वैश्विक स्पर्धा और अंतरराष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखलाओं तक पहुंच प्रदान की। बी सही है हमारा ऑप्शन। ग्लोबलाइजेशन हैज कॉन्सेंट्रेटेड ऑन इंडियन मैन्युफैक्चरिंग विद इंटरनेशनल मार्केट एंड सप्लाई चेन, इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट्स, कॉम्पिटिशन, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शुगर मिल इन इंडिया। ये आपका ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है, इंडस्ट्रीज वाले टॉपिक से, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत में चीनी मिलों के क्षेत्रीय वितरण का सर्वोत्तम वर्णन करता है? उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, केवल दक्षिण भारत में केंद्रित है। तो आंसर आपका है ए, ठीक है। ये टेस्ट सीरीज में भी मैंने क्वेश्चन दिया हुआ था। Sugar mill are mainly located in Uttar Pradesh, Maharashtra, Bihar, as these states produce large quantity of sugarcane, have suitable climate and the irrigation. इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, which is major drawback of monoculture in cropping pattern? फसल प्रतिरूप के संदर्भ में मोनोकल्चर मतलब एक ही प्रकार की फसल बार बार उगाना, ठीक है, कि प्रमुख कमी क्या है, क्यों ऐसा होता है, ये देखना है क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में यहाँ पे। तो वल्नरेबिलिटी टू पेस्ट एंड डिसीज आउटब्रेक, कीट और रोग प्रकोपों के प्रति अधिक संवेदनशीलता होती है, या डिक्रीज्ड क्रॉपिंग इंटेंसिटी, इंप्रूव्ड वाटर एफिशिएंसी, इनहेंस्ड सॉइल फर्टिलिटी। तो आंसर हमारा यहाँ पर भी क्या है? ए। देखो, मोनोकल्चर रिड्यूस्ड बायोडाइवर्सिटी, एक ही फसल बोते रहोगे तो क्या होगा, उसमें जैव विविधता कम हो जाएगी, बायोडाइवर्सिटी कम हो जाएगी। इफ पेस्ट डिसीज अटैक ऑन द क्रॉप दे कैन स्प्रेड रैपिडली बिकॉज एंटायर फील्ड कंटेन्ड द सेम प्लांट स्पीसीज। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? विच सोशल रिफॉर्म मूवमेंट ऑफ 19th सेंचुरी एक्टिवली चैलेंज्ड ऑर्थोडॉक्स हिंदू प्रैक्टिस एंड प्रमोट रैशनल थिंकिंग। मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है, और मॉडर्न हिस्ट्री में कहां से है? सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट से रिलेटेड ये क्वेश्चन आपका है। 19वीं शताब्दी के किस सामाजिक सुधार आंदोलन ने रूढ़िवादी हिंदू प्रथाओं को सक्रिय रूप से चुनौती दी और तार्किक चिंतन को बढ़ावा दिया था? तो देखो यहाँ पर क्या हरिजन आंदोलन की बात हो रही है? नहीं। अलीगढ़ मूवमेंट, नो। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, नो। ब्रह्म समाज, तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय ने करी थी, और उन्होंने तार्किक चिंतन की बात की थी उस समय पर। एंड ब्रह्म समाज मूवमेंट लीड बाय राजा राम मोहन राय अपोज्ड आइडल वर्शिप, सोशल एविल्स, जितनी भी सामाजिक बुराइयां थी उस समय पर, ऑर्थोडॉक्स प्रैक्टिस, प्रमोटिंग रैशनलिस्ट एंड द सोशल रिफॉर्म। अगला सवाल है, हाउ मेनी टाइम्स डिड मोहम्मद गजनी इन्वेड इंडिया अकॉर्डिंग टू हिस्टोरिकल अकाउंट? कितने बार यहाँ पे ऐसा हुआ कि ऐतिहासिक विवरणों के अनुसार महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो देखो 17 बार फेमस है कि इसने 17 बार आक्रमण किया महमूद गजनी ने। दूसरा इस्लामिक आक्रमणकारी था। मिडाइवल हिस्ट्री से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, क्लासरूम में भी पढ़ाया है, यूट्यूब पे भी पढ़ाया, मैंने यूट्यूब शॉर्ट भी बनाया हुआ एक, वहां पर भी ये बताया कि इसने 17 बार आक्रमण किया था, ठीक है। अब आगे देखें, फैक्चुअल क्वेश्चन ही है आपका ये। महमूद गजनी invaded 17 times between 1000 to 1027 CE and mainly to plunder the wealth, expand his influence. आगे देखो, which country was accused of supporting the conspirators involved the assassination of Adolf of Austria-Hungary? ये आपका यूरोपियन हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। यूरोपियन हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। ऑस्ट्रिया हंगरी के आर्चड्यूक की हत्या के षड्यंत्रकारियों को समर्थन देने का आरोप किस देश पर लगाया गया था? क्वेश्चन नंबर 9। जर्मनी, इटली, रूस, सर्बिया। तो देखो यहाँ पे आपका आंसर है सर्बिया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात हो रही है ये, ठीक है। देखो, ऑस्ट्रिया हंगरी अक्यूज सर्बिया सपोर्टिंग द नेशनलिस्ट ग्रुप इन इन्वॉल्विंग इन द असैसिनेशन ऑफ आर्चड्यूक फ्रांस 1914 एंड विच ट्रिगर्ड द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। यही मैंने बोला, और इनकी हत्या के बाद ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया था 1918 में, फिर जाकर के खत्म हुआ, ठीक है। अगला सवाल, हु वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया? भारतीय वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। जॉन मथाई, केसी नियोगी। तो कौन थे? केसी नियोगी। इसी के साथ आप आगे देखो, फर्स्ट फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया इन 1951 वाज चेयर्ड बाय केसी नियोगी एंड हु वाज रिस्पांसिबल फॉर रिकमेंडिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज बीनीथ द यूनियन स्टेट्स। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 11।
क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, विच ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब हाउ ग्रीन रेवोल्यूशन चेंज्ड द सोर्स ऑफ पावर इन इंडियन एग्रीकल्चर। ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है ये, ग्रीन रेवोल्यूशन से। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सर्वोत्तम रूप से सही वर्णन करता है कि हरित क्रांति ने भारतीय कृषि में शक्ति के स्रोत में किस प्रकार परिवर्तन किया है। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे ये कह रहा है, तो देखो, इट इंक्रीज डिपेंडेंस ऑन द मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल पावर ऑफ इरिगेशन एंड द फार्मिंग, क्योंकि ग्रीन रिवोल्यूशन में केमिकल फर्टिलाइजर और कृत्रिम रूप से सिंचाई करके, इन सारी चीजों को करके वहां पर क्या हो रहा था, प्रोडक्शन को बढ़ाने की बात हो रही थी। तो आंसर हमारा क्या है, ए आंसर है यहां पे। Green revolution introduced modern agriculture technologies such as tractors, tubewells, pump set, electric irrigation system. This shifted agriculture from traditional animal power to mechanical electrical power, increasing productivity. इसी के साथ हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, इफ अ कंट्री इम्पोज स्ट्रिक्ट ट्रेड बैरियर विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली टू ऑक्यूर्स। यदि कोई देश सख्त व्यापार बाधाएं लगाता है तो निम्नलिखित में से किसके होने की पॉसिबिलिटी होती है। क्वेश्चन नंबर 12 यहां पर ये कह रहा है, रिडक्शन इन द प्रोडक्शन ड्यू टू द फ्यूअर लीकेज इन द अदर कंट्री। देखो, अन्य देशों के साथ कम संपर्क, फ्यूअर लिंकेज होने के कारण ये उत्पादन में कमी हो सकती है। तो आंसर हमारा यहां पे बी है, ठीक है। ट्रेड बैरियर सच एज टैरिफ courts reduce international trade, economic integration, and this can limit access to foreign markets, technology, resources, and the resulting in the lower production and the slower economic growth. ये क्वेश्चन और फर्स्ट शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया था कि टैरिफ्स को हटाने के बाद इंटरनेशनल ट्रेड रिलेशंस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। दोनों क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड हैं, ठीक है, दोनों सवाल एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो देखो, ऑलमोस्ट एक जैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे गए, शिफ्ट 1 में भी पूछा गया है, शिफ्ट 2 में भी पूछा गया है। इसके साथ हमारा अगला सवाल है, व्हाई इज हाई वोटर टर्नआउट कंसीडर इंपॉर्टेंट फॉर द डेमोक्रेसी लाइक इंडिया। भारतीय लोकतंत्र के लिए उच्च चुनावी भागीदारी को महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 यहां पर बोल रहा है कि ऐसा क्यों होता है। इट इंक्रीज द लेजिटिमेसी ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि इससे निर्वाचित प्रतिनिधियों की जो वैधता होती है वो बढ़ जाती है। अब आप देखो, ए आंसर है, हाई वोटर टर्नआउट्स active public participation in democracy. When more people vote, the elected government reflects the will of larger section of society and increasing legitimacy and the representativeness of the government. इसी के साथ हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 14। तो in which Indian state is highest concentration in mangrove forest found? देखो, भारत के किस प्रकार में मैंग्रोव वनों की सबसे अधिक सघनता पाई जाती है। कहां पे पाई जाती है सबसे अधिक सघनता, तो पश्चिम बंगाल। मैंग्रोव्स तो ऑब्वियस सी बात है, सुंदरवन डेल्टा पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। बिल्कुल फैक्चुअल सवाल है, ज्योग्राफी से रिलेटेड ये आपका क्वेश्चन है। सुंदरवन में पाई जाती है और यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी लिस्ट किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, विच एज कम्स आफ्टर द कैलकोलिथिक एज इन इंडियन हिस्ट्री। ये देखो, ये आपका एंशिएंट हिस्ट्री का क्वेश्चन है और ये पूछ रहा है कि ताम्रपाषाण काल के बाद कौन सा समय आता है यहाँ पे। तो सिलेबस में से, सिलेबस के टॉपिक देखना, ताम्रपाषाण के बाद वहां पे आयरन एज लिखा हुआ है और आंसर भी आपका क्या है, आयरन एज ही है। कैलकोलिथिक के बाद आयरन एज आपका आता है, ठीक है। So after the Chalcolithic age, copper stone age, iron age begins, marked by the widespread use of iron tools, weapons, which significantly improved agriculture and warfare. इसी के साथ next हमारा question है 16. If a state minister disagree with the decision of Council of Ministers, what remains in office? What is expected under the principle of collective responsibility? यदि कोई राज्य मंत्री परिषद के निर्णय से असहमत होता है लेकिन पद पर बना रहता है तो सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत के तहत उससे क्या अपेक्षा की जाती है। क्या अपेक्षा यहां पर की जाएगी उससे, ये बात यहां पे पूछी जा रही है। क्वेश्चन नंबर 16। तो देखो, पब्लिक एक्सप्रेस डिसएग्रीमेंट नहीं, इमीडिएटली रिजाइन नहीं, पब्लिक सपोर्ट द डिसीजन, निर्णय का सार्वजनिक रूप से समर्थन करना। आंसर है यहां पे सी। So under collective responsibility, all member of council minister must support cabinet decision publicly, and if minister strongly disagree, the power step into। और देखो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है 17।
तो विच लैटिट्यूड सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट ऑफ इंडिया, निम्नलिखित में से कौन सी अक्षांशीय रेखा भारतीय जलवायु को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है। ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है ये आपका, ठीक है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड एंड साथ ही साथ क्लाइमेट को मिलाकर के सवाल बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 17, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन तो हमारा है नहीं, इससे कोई लेना देना नहीं है, इक्वेटर भी नीचे है, आर्कटिक सर्कल, तो बताओ यहां पर कौन सा ऐसी अक्षांशीय रेखा है जो भारत की जलवायु को प्रभावित करती है। क्वेश्चन नंबर 17, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपको पता ही है 23.5 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड पर पड़ती है और ये हमारे देश की जलवायु को प्रभावित करती है। ऑलमोस्ट थ्रू द मिडल ऑफ इंडिया, डिवाइड द कंट्री इनटू ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट रीजन, इन्फ्लुएंसिंग टेम्परेचर एंड द मॉनसून पैटर्न। मुझे लगता है ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट को ये पता होगा, इतने बार क्लास में इतने अच्छे से डिटेल में बना करके बार बार उसका ग्लोब पे मैप बना के सब कुछ समझाया सिखाया है एंड इसी तरीके से आपको यूट्यूब सेशंस में भी बताया हुआ है, ठीक है। तो अब आपको एक चीज समझ में आएगी यहाँ पे कि पेपर जितना देखने में टफ लग रहा था उतना है नहीं, ठीक है। अब आगे देखो, अगला सवाल क्या है, हु एस्टैब्लिश्ड सत्याग्रह सभा इन फरवरी 1919 टू अपोज द रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट के विरोध में फरवरी में 1919 में सत्याग्रह सभा की स्थापना किसने करी थी, ये क्वेश्चन नंबर 18 हमारा यहां पर है। एम के गांधी, तो रॉलेट एक्ट के विरोध में महात्मा गांधी जी ने ही ये किया हुआ था यहाँ पे, ठीक है। इसी के साथ देखो, महात्मा गांधी फॉर्म द सत्याग्रह सभा इन 1919 टू ऑर्गेनाइज द नेशनल या नेशन वाइड पीसफुल प्रोटेस्ट अगेंस्ट द रिप्रेजेंटेटिव रॉलेट एक्ट। इसी के साथ हमारा है क्वेश्चन नंबर 19, and which situation best represent power sharing among the political parties in democracy system। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक दलों के बीच सत्ता के साझाकरण को सर्वोत्तम रूप से दर्शाती है, ये यहां पर पूछा जा रहा है। तो भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना नहीं, तब तो नहीं दर्शाया जा रहा है। कार्यपालिका के द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं, साझा कार्यक्रम के साथ 2 या अधिक राजनीतिक दलों में सरकार का गठन, तो यहां पर यह दर्शाया जा रहा है। आंसर हमारा क्या है, डी आंसर हमारा यहां पर है। आप ध्यान से देखो इस चीज को कि when 2 or more parties with a coalition of government they share political power decision making responsibility and which is a form of government sharing in democracy। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब डेवलपमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंट्री प्रोग्रेस, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प किसी देश की प्रगति के संदर्भ में सबसे सटीक ढंग से वर्णन कर सकता है या करता है। क्वेश्चन नंबर 20, तो देखो, सभी नागरिकों के लिए जीवन स्तर और अवसरों में सुधार, केवल अमीरों को लाभ पहुंचाना नहीं, केवल तेज, जहां जहां केवल आ रहा है, और सरकार के लिए राष्ट्रीय आय में वृद्धि, तो आंसर हमारा ए सही है यहाँ पे, ठीक है। डेवलपमेंट मीन्स इंप्रूविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ इंक्लूडिंग एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड इक्वालिटी। इट शुड बेनिफिट ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी नॉट जस्ट ए स्मॉल ग्रुप, है ना। जब किसी भी देश के समाज के सभी लोग की शिक्षा अच्छी होगी, उनका हेल्थ अच्छा होगा, सबके पास रोजगार होगा, तो ही आप कह सकते हो कि किसी देश का विकास हो रहा है, ठीक है। तो केवल एक छोटे ग्रुप से नहीं होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, इन विच टाइप ऑफ रॉक आर फॉसिल मोस्ट लाइकली टू बी फाउंड एंड व्हाई। ये भी आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, किस प्रकार के शेल में जीवाश्म पाए जाने की सबसे अधिक पॉसिबिलिटी होती है और ऐसा क्यों है, ये यहां पे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 21, कायांतरित और पिघलने के कारण, मेटामॉर्फिक में नहीं, सेडिमेंट्री रॉक्स बिकॉज दे आर फॉर्म्ड बाय अक्यूमुलेशन ऑफ सेडिमेंट्स, यस आंसर हमारा बी है। तो ठीक है, देखो, fossils are mostly found in sedimentary rock because these rocks forms from layer of sediments deposited over time. Dead plants, animal get buried in these sediments and gradually turn into fossils। Next question है question number 22, which physical feature separate from इंडिया फ्रॉम श्रीलंका। तो ये फिजिकल ज्योग्राफी से आपका क्वेश्चन है, ये भी ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब सीधी सी बात है, ये मैंने कितनी बार आपको यहां बताया, श्रीलंका है। अब आप ध्यान से देख लो, 10 डिग्री चैनल तो अंडमान निकोबार की बात होती है, पाक स्टेट, सर्क्रिक लाइन, डक्कन मार्ग, तो पाक स्टेट आंसर क्या है, बी आंसर आपका है। पाक स्टेट इज अ नैरो स्ट्रेच वाटर बिटवीन सेपरेट इंडिया, तमिलनाडु एंड श्रीलंका। इट लाइज गल्फ ऑफ मन्नार एंड बे ऑफ बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, Which of following country is constitutionally not recognized as a federal state, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा देश संवैधानिक रूप से संघीय राज्य के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23 यहां पे कह रहा है ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, यूके, तो यूनाइटेड किंगडम।
आंसर है डी। देखो, यूनाइटेड किंगडम कॉन्स्टिट्यूशनली यूनिटरी स्टेट्स, ऑल्दो इट हैज डेवलप्ड पावर ऑफ स्कॉटलैंड, वेल्स एंड द नॉर्दर्न आयरलैंड। ठीक है, कंट्रीज लाइक यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया आर फेडरल स्टेट्स। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 24 यहां पर है, What was the main objective of Bhagat Singh and Batkeshwar Dutt in throwing bomb in Central Legislative Assembly in 1929? 1929 में भगत सिंह और बटकेश्वर दत्त के द्वारा केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने का मुख्य उद्देश्य क्या था? यहाँ पर क्या कारागार से भागना? नहीं, कारागार से नहीं भागना चाहते थे। टू प्रोटेस्ट अगेन द पब्लिक सेफ्टी बिल, यस, सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक के प्रति उन्होंने विरोध किया था क्योंकि वहां पर कई सारे रूल्स गलत थे। यही है यहाँ पर आंसर हमारा बी। देखो आप, भगत सिंह एंड बटकेश्वर दत्त थ्रो बॉम्ब इन सेंट्रल असेंबली नॉट टू किल एनीवन, किसी को वो मारना नहीं चाहते थे, बट टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट रिप्रेजेंटेटिव लॉज लाइक द पब्लिक सेफ्टी बिल एंड टू ड्रॉ अटेंशन टू द फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। उनका कहना था कि ये ऐसे तो सुनते नहीं है, तो फिर इनको ये वाली आवाज सुनाते हैं, तो इसलिए यहां पर ये हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, considering sector division based on ownership, which option best describe key challenge of unorganized sector in the Indian economy managed by worker themselves? डे 1 में ही फर्स्ट शिफ्ट में क्या पूछा जा रहा था? सेम क्वेश्चन था, लेकिन ऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में पूछा जा रहा था। यहां क्या पूछा जा रहा है? अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में। तो ध्यान से समझो कि कैसे क्वेश्चंस बने हैं ये, राइट। स्वामित्व के आधार पर क्षेत्र विभाजन को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय अर्थव्यवस्था के असंगठित क्षेत्र की प्रमुख चुनौती का सर्वोत्तम वर्णन करता है, जिसे श्रमिक स्वयं संचालित करते हैं? क्वेश्चन नंबर 25, लेक ऑफ जॉब सिक्योरिटी, सोशल बेनिफिट्स फॉर डेली बेस वर्कर इन स्मॉल इंडस्ट्री। बिल्कुल, लघु उद्योगों में दैनिक मजदूरी करने वाले श्रमिकों के लिए नौकरी की सुरक्षा और सोशल लाभों का अभाव यहां पर होता है। आंसर हमारे यही सही है, ठीक है, ए। देखो यहाँ वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर कौन से होते हैं? जहां पे अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं, जैसे स्विगी हो गया, जोमेटो हो गया, है ना, ये जो प्लेटफॉर्म होते हैं यहाँ पे, राइट, जैसे कैब आप करते हो, अलग अलग प्लेटफॉर्म है। इरेगुलर एम्प्लॉयमेंट होता है, लो वेज होते हैं, लेक ऑफ जॉब सिक्योरिटी, पेंशन, सोशल प्रोटेक्शन, दिस मेक्स देम इकोनॉमिकली वल्नरेबल एंड कंपेयर टू द वर्कर्स इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर। ठीक है, तो ये हमारे शिफ्ट डे 1 के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस यहां पर हो गए। अब हम यहां डे 1 में जो थर्ड शिफ्ट हमारी है, लास्ट शिफ्ट, उसके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। देखें, फर्स्ट क्वेश्चन यहां पर क्या पूछ रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ डेवलपमेंटल गोल ऑफ अ कंट्री? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश किसी देश के विकासात्मक लक्ष्य का एक उदाहरण है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा देश किसी देश के विकासात्मक लक्ष्य का उदाहरण है, ये पूछ रहा है। रिडक्शन इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इंक्रीज टैक्स रेट्स, इंप्रूवमेंट इन लिटरेसी रेट, इंक्रीज इन द पॉपुलेशन। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारी जो थर्ड शिफ्ट है उसमें आंसर क्या आएगा? साक्षरता दर में सुधार। आंसर है सी। देखो, डेवलपमेंट गोल फोकस ऑन इंप्रूविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ, इंक्रीजिंग लिटरेसी रेट, इंप्रूव्स एजुकेशन, अवेयरनेस, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ऑल ओवर ह्यूमैनिटी या ह्यूमन डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, विच मेथड हेल्प प्रिवेंट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गलीज एंड रिवाइन इन एग्रीकल्चर लैंडस्केप? ये आपका ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो कृषि दृश्यों में अवनालिका और खड्डों के निर्माण को रोकने में कौन सी पद्धति ऐसी है यहाँ पे जो सहायक होती है? क्वेश्चन नंबर 2, तो लघु धाराओं पर छोटे बांधों का निर्माण करना, क्या ये होता है? एकल कृषि, गहरी जुताई या फसल अवशेषों को बार बार हटाना? तो यहां पर आंसर क्या है आपका? ए आंसर यहां पर है। ठीक है, आगे देखो, check dams slow down water flow and reduce soil erosion, this prevents the formation of gully and the ravine and help the conserve and soil आपका। और देखो ये लैंड डिग्रेडेशन, जब हम चंबल रिवर को पढ़ते हैं तभी भी हम इसको यहाँ पे पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस से ही आया हुआ सवाल है, ऐसा नहीं है। अब आपको एक चीज पता चली होगी, 2 शिफ्ट हम डिस्कस कर चुके हैं, कौन सा सवाल ऐसा लग रहा है जो सिलेबस से बाहर आया हुआ है? ठीक है, राइट। अब आगे देखो, ड्यूरिंग विच पीरियड डिड हंटर गैदर्ड सोसाइटी बिगिंस इन ट्रांसफॉर्मिंग इनटू अर्ली एग्रीकल्चर कम्युनिटी मेकिंग द राइज ऑफ सेटल्ड सोसाइटी? एंशिएंट हिस्ट्री से क्वेश्चन है ये आपका। किस काल के दौरान मुख्य रूप से आखेटक संग्राहक समाज में प्रारंभिक कृषक समुदाय में परिवर्तन हुआ था, जिससे आवासित समाज के उदय को चिन्हित किया गया? क्वेश्चन नंबर 3 आपका यहां पर है। तो ये आयरन एज की बात हो रही है, या तो ये मेसोलिथिक, पैलियोलिथिक और द न्यूलिथिक। तो जब सेटल्ड लाइफ आई थी तो यहां पर आई थी न्यूलिथिक में, ना वो पाषाण काल के अंतर्गत ये सेटल्ड लाइफ आपकी आई।
ठीक है। न्यूलिथिक मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, पीपल स्टार्ट लिविंग इन द परमानेंट सेटलमेंट लीडिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ द अर्ली फार्मिंग कम्युनिटी। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट प्रोविजन वाज मेड इन द बेल्जियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अकॉर्डमीज डिफरेंट कम्युनिटी। बेल्जियम के संविधान में प्रमुख समुदायों को समायोजित करने के लिए कौन सा प्रावधान किया गया है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 आपका ये कह रहा है भाषाई समुदायों को संवैधानिक मान्यता दी गई है, नहीं। फुल ऑटोनॉमी ओनली फॉर द डच स्पीकिंग कम्युनिटी, नो। डोमिनेंस ऑफ फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी इन पार्लियामेंट, नहीं। एंड द इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डच एंड द फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी, यस, आंसर सी है। देखो पॉलिटी का क्वेश्चन है, लेकिन पॉलिटी में भी करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन है, इसीलिए करंट अफेयर करना बड़ा जरूरी होता है। Belgium adopted a power sharing arrangements where both Dutch speaking and French speaking community were given equal representation in the central government to maintain political stability. इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर कंपोजिशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। भारत में कौन सा संवैधानिक अनुच्छेद राज्य विधानसभा की संरचना का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 168 यानी 168, 171, 170 और 169। क्वेश्चन नंबर 5 यहां पर आपका देखो, आप 170, आप आर्टिकल 170 जो है ये यहां पे करता है। अनुच्छेद 170 डील करता है विद कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट इंक्लूडिंग द नंबर ऑफ मेंबर्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, विच गाइडिंग वैल्यू ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंश्योर क्वालिटी बिफोर लॉ। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का मार्गदर्शक मूल्य है जो विधि के समक्ष समानता सुनिश्चित करता है। क्वेश्चन नंबर 6, फ्रेटर्निटी या इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी। तो ये है आपकी समानता, समानता इसको यहां पर करता है। Equality is a fundamental value of constitution ensuring that all citizens treated equally before the law and have equal protection of law. Next question है क्वेश्चन नंबर 7, क्या है, हाउ डज मॉनसून एक्ट एज यूनिफाइंग बॉन्ड फॉर द पीपल इन इंडिया। ज्योग्राफी में मानसून वाले टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है। मॉनसून किस प्रकार भारत के लोगों के लिए एक एकीकृत बंधन बनाता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो यहां पर है, इट वार्म ऑल रीजन इक्वली। क्या मॉनसून में सभी क्षेत्र जो होते हैं वो समान रूप से गर्म होते हैं, ऐसा होता है, नहीं। एंड सेकंड ऑप्शन हमारा है यहाँ पे, इट अफेक्ट एग्रीकल्चर, रिवर एंड लाइवलीहुड ऑफ द मेनी रीजन्स। तो आंसर भी है। देखो सेम टाइप का क्वेश्चंस जो मॉनसून से क्लाइमेट प्रभावित हो रही थी, शिफ्ट 1 में भी पूछा गया था ज्योग्राफी से रिलेटेड। तो आंसर है बी यहाँ पे। मॉनसून इन्फ्लुएंस एग्रीकल्चर, वाटर अवेलेबिलिटी, रिवर लिवलीहुड अक्रॉस इंडिया बिकॉज मोस्ट फार्मर्स डिपेंड्स ऑन मॉनसून रेनफॉल। इट कनेक्ट द लाइव्स एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ पीपल अक्रॉस रीजन। अगला सवाल है, विच सिनेरियो हाईलाइट्स द की प्रॉब्लम फेस्ड बाय वर्कर्स अनऑर्गेनाइज सेक्टर। यहां देखो तीनों शिफ्ट में सेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आए इकोनॉमी में, ठीक है। फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड, फिर आपका अनऑर्गेनाइज्ड, फिर थर्ड में भी अनऑर्गेनाइज्ड से आ गया। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा परिदृश्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के द्वारा सामना की जाने वाली मुख्य समस्या को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 8, तो अ कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्क इज डिसमिस्ड विदाउट प्रायर नोटिस। एक निर्माण श्रमिक को बिना पूर्व सूचना के निकाल दिया जाना, यस, ये यहां पर है आंसर ए। वर्कर इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर ऑफन लैक जॉब सिक्योरिटी, जॉब की कोई सुरक्षा नहीं होती है एंड कॉन्ट्रैक्ट एंड लीगल प्रोटेक्शन, एम्प्लॉयर कैन डिसमिस देम विदाउट नोटिस और द कंपनसेशन। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 9 यहां पर है, विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब अ ड्रेनेज बेसिन। तो ये ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका, ड्रेनेज बेसिन से। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अपवाह क्षेत्र का सबसे सटीक ढंग से वर्णन करता है। क्वेश्चन नंबर 9, यानी एन एरिया वेयर नो रिवर एग्जिस्ट, तो ये तो नहीं हो सकता है। अ फ्लैट प्लेन बिटवीन रिवर्स, नहीं। अ रिवर डिवाइड बिटवीन टू रिवर्स, नो। एन एरिया ड्रेन्ड बाय रिवर सिस्टम, आंसर हमारा डी है यहाँ पे, ठीक है। कौन सा, डी। अ ड्रेनेज बेसिन इज एरिया ऑफ लैंड वेयर ऑल precipitation एंड सरफेस वाटर फ्लो थ्रू कॉमन रिवर सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो हमारा है यहाँ पे वो क्या है, Which option best explain difference between renewable and non-renewable resources in the context of sustainable development? ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है ये आपका। रेन्यूएबल नॉन रेन्यूएबल सोर्सेज आपके वहां पे ज्योग्राफी में ही हैं ऑप्शन, ठीक है। देखो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सतत विकास के लक्ष्य में नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन के बीच के अंतर की व्याख्या को बताता है। क्वेश्चन नंबर 10, रेन्यूएबल रिसोर्स रीजेनरेट, ध्यान से समझो, बिल्कुल टफ नहीं है, क्वेश्चन बड़ा है इसलिए लग रहा है।
रिन्यूएबल सोर्सेज क्या होते हैं? जिनको दोबारा से रीजनरेट किया जा सकता है, जैसे सोलर एनर्जी हो गई, तो धूप तो खत्म नहीं होने वाली है, ठीक है, विद इन ह्यूमन लाइफ टाइम, वाइल नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स आर लिमिटेड एंड टेक अवे अलॉन्ग और टेक वेरी अ लॉन्ग टाइम टू फॉर्म। जैसे कोयला है तो कोयला बना आप ऐसे नहीं बना सकते, ठीक है, तो आंसर हमारा ए सही ढंग से इसको एक्सप्लेन करता है। Renewable sources such as solar energy, wind, forest regeneration naturally in the relatively and short time. Non-renewable resource like the coal, petroleum and take millions of years to form and are limited to supply. इसी के साथ हमारा अगला सवाल यहां पर है, which statement best describe in the importance of consumer rights in the context of economic development? आर्थिक विकास के संदर्भ में उपभोक्ता अधिकारों के महत्व का निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही ढंग से वर्णन करता है? क्वेश्चन नंबर 11। तो देखो, दे एंश्योर फेयर प्रैक्टिस, प्रोटेक्ट कंज्यूमर एंड प्रमोट मार्केट डेवलपमेंट। यस, बिल्कुल सही आंसर है हमारा ए सही है। कंज्यूमर राइट प्रोटेक्ट करते हैं बायर्स फ्रॉम अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, एंश्योर क्वालिटी गुड्स एंड सर्विस, दे हेल्प मेंटेन फेयर कंपटीशन, ट्रांसपेरेंसी, ट्रस्ट इन मार्केट एंड विच कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इन प्री रिवोल्यूशनरी फ्रेंच इन द ग्रुप फॉर्म्ड इन द फर्स्ट स्टेट। ध्यान से समझना, ये फ्रेंच रेवोल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका। तो क्रांतिकारी फ्रांस में प्रथम स्टेट किस समूह से बना था? कौन था? वहां पर हमने 3 स्टेट्स की बात करी थी, तो जो फर्स्ट स्टेट था वो किससे बना था? क्लर्जी, पादरी वर्ग जो था ना, पोप्स, उनसे रिलेटेड था ये फर्स्ट स्टेट। So French society before revolution was divided into 3 states. फर्स्ट क्लर्जी, ठीक है, सेकंड स्टेट नोबेलिटी, थर्ड स्टेट कौन था? जो आम इंसान हुआ करता था, जो टैक्स देता था, वो यहां पर थर्ड स्टेट था। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच डायनेस्टी वॉज एस्टेब्लिश्ड आफ्टर द तैमूरिद इन्वेजन इन दिल्ली? यानी कि तैमूर आक्रमण के बाद दिल्ली में किस वंश की स्थापना हुई थी? तैमूर के बाद दिल्ली में कौन से वंश की स्थापना हुई? ये आपका मिडाइवल हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। एंड सैयद डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी और द शर्की डायनेस्टी। ध्यान से समझना, बाकी दिल्ली सल्तनत के बारे में बात हो रही है। तैमूर का आक्रमण कब हुआ था? लेटर मुगल में जाके तैमूर का आक्रमण हुआ है, ठीक है। तो अब देखो, यहाँ तैमूरी आक्रमण के बाद यहां पर सैयद डायनेस्टी का जो था वो यहां पे हुआ। सो आफ्टर तैमूर्स इन्वेजन ऑफ दिल्ली एंड द सैयद डायनेस्टी वाज एस्टैब्लिश्ड एंड रूल दिल्ली बिफोर लोधी। अब देखो आगे इसी के साथ, हाउ डिड टीपू सुल्तान डेमोन्स्ट्रेट हिज इंटरेस्ट इन द फ्रेंच रेवोल्यूशन? टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसी क्रांति में अपनी रुचि कैसे प्रदर्शित की? मतलब क्या किया था टीपू सुल्तान ने? तो ध्यान से समझो, यहाँ पे ये क्या हो रहा है, मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है ये मॉडर्न हिस्ट्री का आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14, टीपू सुल्तान के बारे में बात हो रही। ही प्लांटेड अ ट्री ऑफ लिबर्टी श्रीरंगपट्टनम, है ना, पता ही है इसके बारे में। अब आगे देखो, आंसर है ए। तो टीपू सुल्तान सपोर्टेड रेवोल्यूशनरी आइडिया ऑफ लिबर्टी इक्वलिटी टू शो हिज सपोर्ट फ्रॉम फ्रेंच रेवोल्यूशन। ही प्लांटेड अ ट्री ऑफ लिबर्टी एंड श्रीरंगपट्टनम। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 यहां पर क्या है, विच स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन वेरिएशन इन द थिकनेस ऑफ अर्थ क्रस्ट? ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्रस्ट से। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पृथ्वी की भूपरपट्टी की मोटाई में भिन्नता को सबसे अच्छे ढंग से समझाता है? क्वेश्चन नंबर 15, द क्रस्ट हैज यूनिफॉर्म थिकनेस एवरीवेयर? नहीं। एंड द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज थिकर देन द ओशनिक क्रस्ट? यस, आंसर हमारा बी सही है। सो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है वो मच थिकर है एंड कंपेयर टू द ओशनिक क्रस्ट, दिस डिफरेंस कॉज वेरिएशन ऑफ क्रस्ट थिकनेस अक्रॉस अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, व्हाई इज अफॉरेस्टेशन कंसिडर्ड एन इफेक्टिव मेजर टू रिड्यूस द लैंड डिग्रेडेशन इन एरिड रीजन? देखो, क्लाइमेट भी है, लैंड डिग्रेडेशन से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है एंड ये ज्योग्राफी के टॉपिक्स आपके हैं, मिलाकर के सवाल पूछा गया है। शुष्क क्षेत्रों में भूमि निम्नीकरण को कम करने के लिए वनीकरण को एक प्रभावी उपाय क्यों माना जाता है कि पेड़ पौधे लगाना वहां पे जरूरी हो जाता है? क्वेश्चन नंबर 16, ये भूमि पर सूर्य के प्रकाश के प्रभाव को कम करता है? नहीं। केवल मृदा आर्द्रता बढ़ती है? नहीं। ये मृदा अपरदन को रोकता है और मरुस्थलीकरण को कंट्रोल करता है। आंसर है सी। Tree bind soil with their roots and reduce winds and the water erosion. This help prevent desertification, land degradation, especially in dry region. इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, What was the main objective of अलीगढ़ मूवमेंट in lead by the सर सैयद अहमद खान? अगेन मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आपका है। सर सैयद अहमद खान के नेतृत्व में अलीगढ़ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? क्यों अलीगढ़ आंदोलन चलाए गए थे? मुस्लिम समुदाय के लिए विशेष वित्तीय पैकेज? नहीं। मॉडर्नाइजेशन ऑफ
मुस्लिम एजुकेशन, शिक्षा के लिए जो AMU है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, वो इन्हीं के, इन्होंने पहले एक कॉलेज बनाया, स्कूल, फिर कॉलेज, फिर यहाँ पर वही आगे यूनिवर्सिटी में तब्दील हो गई। अब आगे देखो, अलीगढ़ मूवमेंट aimed promote modern education among Muslim, encouraged them to adopt scientific and the Western learning. Next question है, suppose an Indian textile manufacturer face increased competition from imported garments after trade barrier and reduced, which strategy would help the manufacturer benefit from foreign trade? मान लीजिए कि व्यापार बाधाओं में कमी के बाद एक भारतीय वस्त्र निर्माता को आयातित कपड़ों से अधिक प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है, तो ऐसी स्थिति में विदेशी व्यापार से लाभ उठाने की कौन सी रणनीति जो होगी वो सबसे ज्यादा प्रभावी होगी? रिलाइंग ओनली गवर्नमेंट एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम इंपोर्ट? नो। Adopting advanced production techniques to improve quality and reduced cost? Yes, हमारा आंसर बी है। देखो, in a globalization या globalized market, manufacturers need to improve technology, efficiency, product quality to remain competitive against imported goods. Next question है 19. Which function cannot be performed by Presidents of India without advice of Council of Ministers? निम्नलिखित में से कौन सा कार्य भारत के राष्ट्रपति के द्वारा मंत्री परिषद की सलाह के बिना नहीं किया जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 19, अध्यादेश जारी करना। ऐसे नहीं कर सकते अध्यादेश जारी, ठीक है? तो हमारा जो यहाँ ए है वो आंसर सही है। Under Article 74 of Constitution, President must act according to aid and advice of Council of Ministers in most executive functions such as the issuing ordinance. तो ये उनकी कार्यकारी शक्ति है और वो मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है 20. Which schedule of Indian Constitution list officially recognized language? भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त भाषाओं को सूचीबद्ध करती है? देखो फैक्चुअल क्वेश्चंस है ना, कितने आसान सवाल यहाँ पे आपसे पूछे जा रहे हैं। तो आपको पता ही है 8वीं अनुसूची की बात हो रही है, ठीक है? 8वीं अनुसूची में लैंग्वेज को रखा जा रहा है। 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिस्ट द ऑफिशियल रिकॉग्नाइज्ड एंड 22 लैंग्वेज को, 22 भाषाओं को यहाँ पे रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 21 है, इन इंडियन फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट इज मोस्ट अडेप्टेड टू एक्सट्रीम ड्रॉट कंडीशन ड्यूरिंग द ड्राई सीजन? भारतीय वन वर्गीकरण में शुष्क मौसम के दौरान अत्यधिक सूखे की स्थितियों के प्रति कौन सा वन सबसे अधिक अनुकूलित होता है? क्वेश्चन नंबर 21, मैंग्रोव नहीं, माउंटेन फॉरेस्ट नो, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट नहीं, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी आंसर यहां पर है। देखो, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट एक्सपीरियंस डिस्टिंक्ट ड्राई सीजन एंड ट्री शेड देयर लीव्स ड्यूरिंग द ड्रॉट कंडीशन टू कंजर्व वाटर मेकिंग देम वेल अडेप्टेड सीजनल ड्राइनेस। इसके साथ 22वां क्वेश्चन यहां पर है, which agreement was a result of compromise between the Gandhi and Dr. Ambedkar regarding the representation of depressed class in legislative? ये देखो हिस्ट्री का, मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है और मॉडर्न हिस्ट्री में भी कहां से रिलेटेड क्वेश्चन है? पूना पैक्ट से रिलेटेड। तो बताओ यहाँ पे कौन सा हमारा 22वां सवाल जो है वो कौन सा है? पूना पैक्ट है ना, मैंने ही बता दिया आपको पहले। देखो, पूना पैक्ट 1932 में हुआ एग्रीमेंट बिटवीन महात्मा गांधी एंड डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। इट रिप्लेस सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द डिप्रेस्ड क्लास विद द रिजर्व सीट इन जॉइंट इलेक्टेड्स। अगला सवाल 23वां है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनाइज सेक्टर? फिर से देखो, ऑर्गेनाइज, दोबारा से क्वेश्चन आ गया ऑर्गेनाइज सेक्टर का। इन द इंडियन इकोनॉमी एज पर सेक्टर डिवाइड बाय ओनरशिप, स्वामित्व के आधार पर क्षेत्र विभाजन के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था के संगठित क्षेत्र के विशेषताओं का सबसे अच्छा वर्णन कौन सा करता है? क्वेश्चन नंबर 23, तो दे आर रजिस्टर्ड विद द गवर्नमेंट एंड फॉलो फॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशंस। बस देखो थोड़ा आंसर में चेंज हुआ है, क्वेश्चन सेम है, ध्यान देना। आपका जो फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन आया था सेम क्वेश्चन यहां पर है, आंसर है ए। So, organized sector include business registered with the government. These firms follow labor and maintain records, provide job security and follow formal regulation. अगला सवाल है, how does loss of keystone species due to habitat fragmentation specifically impact of forest ecosystem? तो आवास विखंडन के कारण प्रमुख प्रजातियों के लुप्त होने से वन पारिस्थितिकी तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ा है? क्वेश्चन नंबर 24, It directly reduce the overall trees? No. It only affect the harvest population. शाकाहारी प्रजातियों को प्रभावित करता है? नहीं, ऐसा भी नहीं है। It disrupt critical ecological interactions leading to cascading effect of forest and the structural diversity. Yes. महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी अंतः क्रियाओं को बाधित करता है जिससे वन संरचना और जैव विविधता श्रृंखला पर प्रभाव पड़ता है। तो कीस्टोन स्पीसीज सी आंसर है।
is a crucial role maintaining ecosystem balance. Their loss disrupt food chain, ecological relationship, causing cascading effect and reduction biodiversity later ecosystem structure. आगे देखो, विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन द जेंडर एंड पॉलिटिक्स इन इंडियन सोसाइटी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय समाज में लिंग और राजनीति के बीच का संबंध को दिखाता है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 25, जेंडर इन्फ्लुएंस एक्सेस टू पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी एंड पावर। लिंग राजनीतिक अवसर और सत्ता तक पहुंच को प्रभावित करता है ना। तो जब हम बोलते हैं मेल डोमिनेंट सेक्टर है, मेल डोमिनेंट जॉब है, मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, तो वहां पर ऐसे ही राजनीति में आप देखो अभी भी ज्यादातर पुरुषों की ही भागीदारी है, महिलाओं की भागीदारी नहीं है। तो यही संबंध यहाँ पे ये दर्शाया जा रहा है। ठीक है, तो आंसर क्या है हमारा? ए आंसर यहाँ पर है। So, gender plays an important role in politics due to social, economic and the cultural barriers. Women often have less representation, access to political power. Although efforts such reservation and reforms aim to improve quality. इसी के साथ हमारा यहाँ पे अब ये यानी कि जो 25 को आपका पेपर हुआ है जेबीटी का, है ना, जेबीटी का, तो जो एसएसटी के क्वेश्चंस थे शिफ्ट 1, शिफ्ट 2 और 3, ये सब हमने सॉल्व यहाँ पर कर लिए हैं। इसी का जो सेकेंड डे हुआ उसको हम कल यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अच्छे से, और आगे भी आपको पता है वैकेंसीज आ चुकी हैं जेबीटी की। पेपर को आप लोग अच्छे से सॉल्व कर लो, अच्छे से देख लो, ताकि आगे आने वाले एग्जाम में आपको इससे बेनिफिट मिल सके। ठीक है, थैंक यू।